हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। आज मैं आपके सामने पर्यावरण के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि यूपी टेट, सुपर टेट एंड DSSB के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन एवं वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वह जो है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48A या अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 45। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि जो हमारा राज्य है वह पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, और हम ऑप्शन देख लेते हैं जो हमारे दे रखे हैं कि अनुच्छेद 47 में क्या है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 47 में है कि जो हमारा राज्य है वह राज्य के लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में क्या है, राज्य जो है लोगों के पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा। और आपका अनुच्छेद 50 में क्या है, इसमें है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये आपका अनुच्छेद 50 में दे रखा है। और अनुच्छेद 45 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो हमारे 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद 45 में दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। आपको बताना जो कथक है वो किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या तमिलनाडु का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उत्तर भारत का। उत्तर भारत का हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। इसका है कथक है, उत्तर भारत का है। और हमारा केरल का क्या, हम और भी जान लेते हैं, जो हमारे ऑप्शन है उसके भी जान लेते हैं। केरल का क्या है, कथकली। कथकली किसका है, केरल का। और आपका आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। और आपका तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो कथक हो जाएगा, केरल का कौन सा है तो कथकली हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का कौन सा है कुचिपुड़ी हो जाएगा, और तमिलनाडु का कौन सा है भरतनाट्यम। तो आप ये चारों ऑप्शन याद रख सकते हैं क्योंकि ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, ये दे रखा है कि कौन किसके समय में आया था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वेनसोंग हर्षवर्धन और इब्न बतूता अकबर। तो आपको पता है कि मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय आया था। ठीक है, तो ये तो आपको राइट आंसर है। पर इसमें क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है हमारा। दूसरा क्या है, फाहियान। फाहियान भी क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे मतलब आपसे पूछा तो गया है कि कौन सा नहीं आया, पर मतलब वैसे ये सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, वेनसोंग भी हमारा क्या हर्षवर्धन के समय आया था। और इब्न बतूता अकबर के समय, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 4 वाला, क्योंकि इब्न बतूता अकबर के समय नहीं आया था। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इब्न बतूता। जो इब्न बतूता है वो अकबर के समय नहीं आया था, बल्कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है इब्न बतूता क्या मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और कब आया था, 1333 में आया था। और कब तक रहा था, 1342 तक भारत में रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, 1333 में आया था और 1342 तक रुका था। ठीक, इसकी एक पुस्तक है इब्न बतूता की रहला, ये भी याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये बताइए कि इब्न बतूता कहाँ का था, ये एक अरब यात्री था। ठीक है, ये कहाँ का था, अरब यात्री था। और हमारा मेगस्थनीज कहाँ का था, ये था यूनान का था। मेगस्थनीज था यूनान का। ठीक है, यूनान का था। और फाहियान और वेनसा ये कौन थे, चीनी यात्री थे। दोनों कहाँ के, चीनी यात्री थे।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चीनी यात्री थे और मेगास्टीन कौन था? सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान, जो हमारा देश है उसमें ठंडे रेगिस्तान के रूप में कौन जाना जाता है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? तो आपका ठंडा रेगिस्तान लद्दाख जाना जाता है। कौन सा? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं और ये कहाँ पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, JNK में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? आपको बताना है कि भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई, मतलब कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। ठीक है, ये कितनी है? 22% है। ये 22% भारत में पाई जाती है और जो जिसका निर्माण किससे होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से होता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों से होता है। ठीक है, तो आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से? आपको बताना है कौन से वन जो है चक्रवातों को रोकने यानी उनका अवरोधक का कार्य करते हैं। तो मैंग्रोव वन है, अल्पाइन वन है, मानसून वन है या सदाबहार वन है? तो चक्रवातों को रोकने का कार्य कौन से वन करते हैं? अल्पाइन वन। ठीक है, जो हमारे अल्पाइन वन होते हैं वो क्या करते हैं? चक्रवातों को रोकने का कार्य करते हैं यानी उनके अवरोधक का कार्य करते हैं। तो आपका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबड़? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रबड़। ठीक है, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? रबड़। जैव निम्नीकरण क्या होता है? मतलब जिनका अपघटन हो जाता है वे जैव निम्नीकरणीय हैं होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है, पॉलीथीन का अपघटन भी नहीं होता है, पारा का भी नहीं होता है, पर रबर का अपघटन हो जाता है, इसलिए इसे क्या, ये एक जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। तो याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली गैसें हैं। आपको बताना है हरित गृह गैस कौन कौन सी होती हैं। तो आपका है पहला ऑप्शन है CO2, O2, NO2, NH3, सेकंड है CFC, CO2, NH3 या N2। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड क्या है? CH4, N2, CO2 या NH3, या है फोर्थ वाला आपका है CFC, CO2, CH4 एंड Na2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो हमारी हरित गैसें कौन सी? ये क्या कहती है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती है। जो हमारी हरित गैसें होती हैं वो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ठीक है, तो CFC कौन सी होती है? इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख देते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलती है? ये AC और रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती हैं। और आपकी CO2 नहीं, ये कार्बन डाई CO2 ये कौन सी है? कार्बन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारी है मीथेन। ये हमारी कौन है? CH4 मीथेन। ठीक, और हमारी ये कौन सी है? NO2। ये हमारी है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखिए कि हरित गृह गैसें कौन सी हैं? तो CFC हो जाएगी, CO2 हो जाएगी, CH4 हो जाएगी और Na2। ये क्या करती है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ठीक है, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई थी। आपको बताना है कि इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी।
16 अगस्त 1945 को, 26 अगस्त 1945 को, या 6 अगस्त 1945 को, या 8 अगस्त 1945 को। तो पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त को हुई थी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी। जापान का एक शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा, ठीक, हिरोशिमा शहर पर हुई थी, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर हुई थी। और किसने किया था? अमेरिका ने किया था, अमेरिका ने किया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी परमाणु दुर्घटना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर पहली पूछे तो 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर हुई थी, और दूसरी आपकी हुई थी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, या सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो आपको पता होगा कि अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए, यानी आपका राइट आंसर कौन सा? जो फर्स्ट वाला, वृक्षों द्वारा क्या है? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। जो हमारा मानव पेट है उसमें आमाशय रस होता है, ठीक है। वो क्या करता है? भोजन को पचाने में कार्य करता है, ठीक है। आमाशय रस क्या है? भोजन को पचाने में, आमाशय रस जो है भोजन को पचाने में कार्य करता है। आमाशय रस को जठर रस भी बोलते हैं, जठर रस, ठीक है। ये क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। और आपसे पूछा है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये उभयधर्मी होता है, उदासीन होता है, या अम्लीय होता है, या क्षारीय होता है। तो आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, अम्लीय, ठीक है। अम्लीय होता है, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान होता है इसका 1.0 से लेकर 3.5 के मध्य होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जो आमाशय रस होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगर उसे पूछ लिया जाता है आपसे कि उसका पीएच कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो 1.0 से लेकर 3.5 के बीच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, मलेरिया रोग किस कारण से होता है। आपको बताना है कि मलेरिया रोग किस कारण से होता है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के द्वारा, एंट अमीबा द्वारा, रेट्रोवायरस द्वारा, या सल्मोनेला द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, फर्स्ट वाला, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि मलेरिया कैसे होता है। तो मलेरिया क्या होता है? मच्छर से होता है, ठीक है, मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और कौन सा वो मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है? तो एनाफ्लीज, ये एक मादा मच्छर होता है एनाफ्लीज, ठीक है। इसमें एक परजीवी पाया जाता है, ठीक। वो परजीवी कौन सा? ये वाला, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ये कहते हैं जब मच्छर ये काटता है तो ये परजीवी हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाती है, ठीक है। और रक्त में क्या कमी आ जाती है? रक्त में कमी आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मलेरिया रोग किससे फैलता है, तो मच्छर के काटने से। कौन सा वो मच्छर है? तो एनाफ्लीज, ठीक है। उसमें क्या होता है? एक परजीवी पाया जाता है, उस परजीवी का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, जो कि हमारे शरीर में फैल जाता है, जिससे क्या होता है? आरबीसी नष्ट हो जाती है और रक्त की कमी हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसके लक्षण क्या है? इसमें जो है रोगी को ठंड के साथ बुखार, इसमें रोगी को क्या? ठंड लग के बुखार आता है, ठंड के साथ बुखार आता है, ठीक है, ठंड के साथ बुखार आता है। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपको बताना है निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके, आघात वर्धनीयता,
चालकता या घनत्व या भंगुरता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भंगुरता, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, मतलब धातुओं में जो है पूछा गया है कौन सा गुण नहीं पाया जाता, पर ये सारे जो है धातुओं में गुण पाए जाते हैं, आघात वर्धनीयता, चालकता, घनत्व, पर आपको कौन सा नहीं पाया जाता है, भंगुरता। ठीक है, भंगुरता में क्या होता है, इसमें किसी भी ऐसे पदार्थ या तत्व को पीटने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। जो ये विशेषताएं दे रखी हैं इसमें से कौन सी विशेषता जो है बरगद के पेड़ की नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑप्शन आपका, जड़ शाखाओं से नीचे लटकती हैं। दूसरा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। नंबर 3 है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। फोर्थ है जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहला है कि जड़ शाखाओं से नीचे लटकती हैं, तो ये सही है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे बरगद के पेड़ होता है उसकी जो है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। ठीक है, दूसरा कि इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं और इसमें ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। थर्ड है कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, तो ये आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि जो बरगद के पेड़ होती हैं, बरगद के पेड़ की जड़ें जो है भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो यही आपसे पूछा था कि कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर, थर्ड वाला, कि जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये बोला तो मतलब नहीं करती हैं। और क्या, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती, तो ये भी सही है, जड़ें जो है उसकी खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। ओके, तो आपसे पूछा था कौन सी विशेषता नहीं है, तो थर्ड वाला, क्योंकि जड़ें जो होती है भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किस कारण से, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न किस कारण बने होते हैं। मतलब जो बहुत सारे मतलब पशु होते हैं उनके क्या है, उनके जो त्वचा पर बहुत सारी डिज़ाइनें बन जाती हैं, वो किस कारण की वजह से बन जाती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। सेकंड है उनकी शारीरिक शक्ति के कारण, परावर्तित प्रकाश के कारण, उनकी त्वचा पर बालों के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, किस वजह से बनती है डिजाइनें, तो उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है, इटियोलॉजी में, नियोलॉजी में, इथियोलॉजी में या डेमोलॉजी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथियोलॉजी, यानी कि थर्ड वाला। इथियोलॉजी में क्या होता है, जीवों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और भी हम जान लेते हैं कि इटियोलॉजी में क्या होता है, इसमें होता है इसमें इसमें रोग के कारणों का अध्ययन। इटियोलॉजी में रोग के कारणों का अध्ययन। ठीक है, और नियोलॉजी में क्या होता है, इसमें होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या रहता है, तंत्र का अध्ययन। ठीक है, जैसे कि मस्तिष्क, स्पाइनल कार्ड, नसों एवं मांसपेशियों का। ठीक है, तो याद है कि न्यूरोलॉजी में क्या, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या आ जाएगा, मस्तिष्क आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा, नसों मांसपेशियों, इनका सबका मतलब इनके सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन कौन सा है, डेमोलॉजी। इसमें क्या होता है, त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेमोलॉजी में त्वचा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे कि त्वचा के बारे में, बाल के बारे में, नाखून के बारे में, किसमें अध्ययन किया जाता है, तो डेमोलॉजी में। पर आपसे पूछा कौन सा गया था कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इथियोलॉजी। ओके, यानी कि थर्ड वाला, याद रखिएगा। फिर बताना है आपको, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता
है, मतलब को बताना है प्रोटीन किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही, मांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, सोयाबीन, चना, मक्का। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और सोयाबीन में प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 41%। सबसे ज़्यादा 41% सोयाबीन में पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? आपको बताना है कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्लास्टिक का भी अपघटन नहीं होता है, पॉलीथीन का भी अपघटन नहीं होता है, सीसा का भी अपघटन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वाला। ठीक है, आपसे पूछा गया ना जैव अपघट्य पदार्थ हैं, तो जैव अपघट्य पदार्थ कौन से होते हैं जिनका अपघटन हो जाता है? तो इसमें प्लास्टिक, पॉलीथीन और सीसा का अपघटन नहीं होता है, इसलिए जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th वाला, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित है। ठीक है, ये हमारे अभ्यारण्य दे रखे हैं। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में पड़ता है, ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य ललितपुर में पड़ता है, ये साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में पड़ता है, या महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में। तो आप बोला है कौन सा सही सुमेलित, तो आपका राइट आंसर कौन जाएगा? थर्ड वाला, जो साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो हरदोई में पड़ता है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। और ये जो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उन्नाव में नहीं पड़ता, ये गलत है। ये कहाँ पड़ता है? संत कबीर नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। और आपका ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। ठीक है, और ये तो आपको पता है कि ये तो सही है। साड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? हरदोई में पड़ता है। और हमारा क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य बस्ती में नहीं पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है 25%, सेकेंड है 30%, थर्ड है 50% या 10%। तो आप याद रखिएगा कि जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो हमेशा ऊर्जा का स्थानांतर 10% होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4th वाला। ठीक है, इससे 10% का नियम भी कहते हैं, इसे 10% का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडमैन ने किया था। लिंडेमान ने किया था। ठीक, कब किया था? 1942 में किया था। तो याद रखिएगा कि जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतर हमेशा 10% ही होता है, और इससे 10% का नियम भी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन लिंडेमान ने 1942 में किया था। नेक्स्ट है हमारा, आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 5 जून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। हम ये भी सारे दिवस देख लेते हैं कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है हमारा विश्व वन दिवस। विश्व वन दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 कहाँ पे लिखूँ? ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। और आपका 5 जून को तो आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस।
तो याद रखिएगा कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 21 मार्च को आपको मनाया जाता है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आपको बताना है घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकीय तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। घटती उत्पादनशीलता में, ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र के में बताना है आपको कौन सा क्रम सही है। मैंग्रोव घास मैदान झील सागर। नेक्स्ट है सागर मैंग्रोव झील घास मैदान। थर्ड है आपका सागर झील घास मैदान मैंग्रोव, या मैंग्रोव सागर घास मैदान झील। तो आपको कैसे बताना है, घटते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाए सेकंड वाला, ठीक है। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। सागर सबसे ज़्यादा मतलब सागर, फिर उससे कम मैंग्रोव, फिर उससे कम झील, फिर उससे कम घास, फिर मैदान, ठीक। तो आपसे घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट है, आपको बताना है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे मतलब इस सप्ताह में बहुत सी संगोष्ठियाँ की जाती हैं तथा लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक है। उसमें मतलब 7 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक जो है वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसमें बहुत सारी संगोष्ठियाँ की जाती हैं जिससे कि मानव को, लोगों को वन्य जीव के प्रति जागरूक किया जा सके, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है आपका आगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियाँ सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। सेकेंड है आपका जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। थर्ड है आपका जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। और आपका फोर्थ है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। तो आपका राइट आंसर है सेकंड वाला, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय। जो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, तो उसमें क्या ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, ठीक है। ये वाला आपका सेकंड वाला कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है। आपको बताना है जो वर्ल्ड वाइल्ड फंड है उसका प्रतीक है लाल पांडा, ठीक है। लाल पांडा किसका जो प्रतीक है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का। पर ये जो लाल पांडा इसका प्रतीक है वो किस प्रजाति का है आपको बताना है। तो बंदर प्रजाति का है, भालू प्रजाति का, या भेड़िया प्रजाति का, या पेंगुइन प्रजाति का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। भालू प्रजाति, जो लाल पांडा है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक है वह भालू प्रजाति का है, ठीक है। और भी जान लेते हैं कि जो हमारा WWF है, WWF एक तो ये गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। याद रखिएगा कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका प्रतीक है लाल पांडा जो कि भालू प्रजाति का है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय है इसका गालैंड, कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। याद रखिएगा कि WWF की स्थापना कब हुई थी, 1961 में, मुख्यालय गालैंड स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। आपको बताना है कि छोटी कक्षाएं होती है उसमें पर्यावरण जो हमारा विषय होता है उसको पढ़ाने में मतलब बच्चों को उसको कैसे पढ़ाया जाए कि उसमें उनकी रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। तो जैसे कि आगमन करके,
मनोरंजन खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। तो आपको पता है कि हमको कोई भी चीज़ कैसे पढ़नी है, मनोरंजन और खेल बना के ही पढ़ते मज़ा आता है कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आपको राइट आंसर कौन सा है, सेकंड वाला, क्योंकि रटने का मन नहीं होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर कौन सा है, मनोरंजन और खेल संबंधी। तो इससे बच्चों में क्या होगा, पर्यावरण पढ़ने में मज़ा आएगा, उनको अच्छा लगेगा और वो अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है विशिष्ट से समान का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। आपके ऑप्शंस है विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में या आगमन विधि में। तो विशिष्ट से समान का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है, तो ये आपका प्रयोग होता है आगमन विधि में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, आगमन विधि में विशिष्ट से समान का सिद्धांत प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का जो आकलन किया जाता है उसमें से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। नंबर 1 स्मरण रखना, नंबर 2 प्रश्न पूछना, नंबर 3 न्याय और समानता के प्रति चिंता या सहयोग। ठीक, तो आपका राइट आंसर हो जाए इसका फर्स्ट वाला, स्मरण रखना। पूछा है कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो फर्स्ट वाला स्मरण रखना मतलब उपयुक्त नहीं है ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा। आपको बताना है जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। नंबर 2 तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। और 4th ऑप्शन है आपका रूखी और बच्चे के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए, मतलब कि उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, जो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध रखती हो, तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। ठीक है, जो पर्यावरण अध्ययन में हम विषय वस्तु अपनाते हैं तो वो मतलब किस पे ज़्यादा बल देता है या किसके लिए ज़्यादा सबसे अधिक सशक्त है। तो नंबर ऑप्शन आपके हो जाएंगे, या पाठ्य योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकेंड है आपका, यह शिक्षा को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, या अवधारणाओं, मुद्दों और कौशल के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। फोर्थ है आपका, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला। जो हमारी विषय वस्तु होती है वो क्या करती है, यह पाठ्य योजनाओं को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे पर्यावरण के, आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में।